सुप्रीम कोर्ट और ये सब, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सरकार के साथ में, या यूं कहो कि आरएसएस और बीजेपी के साथ में ये सब मिले हुए हैं। अन्यथा बात समय की नहीं है कि इसमें 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा। अमेरिका इस दुनिया में वो भी एक डेमोक्रेसी है, वहां चुनाव होते हैं तो 1.5 महीने तक गिनती होती है। यहाँ अगर 1 महीने तक गिनती हो जाए तो क्या होगा। जिस ईवीएम को आप लेके आए, उस ईवीएम के माध्यम से इस बार जो गिनती हमने देखी, किस तरह से दोपहर के बाद में धीमी की गई और किस तरह से कितना उसमें समय लगा। मैं जानता हूं, बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था, मैं खुद काउंटिंग में रहा, इतनी देर में तो बैलेट पेपर से चुनाव गिनती हो जाती है। हमने सारा सब कुछ देखा कि सुबह होते होते सारे रिजल्ट आ जाते थे। लेकिन जब आप अगले दिन यहाँ रिजल्ट ईवीएम के माध्यम से आ रहे हैं, तो समय का क्या मतलब रहा। बात समय नहीं है, समय का केवल बहाना लिया जा रहा है। हकीकत ये है कि सरकार के साथ जितने भी मिले हुए हैं, सबके दिमाग में बेईमानी है और वो सब मिलकर बेईमानी से इस सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी है। तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से 10-10 दिन 12 दिन जो है उनका मत प्रतिशत का जो आंकड़ा है देर से जारी किया गया, जबकि बैलेट युग से जब चुनाव होते थे तो 24 घंटे में ही वो मत प्रतिशत आ जाता था। मुझे कहने की जरूरत है क्या? अब तो मुझे क्या, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है। ये बात इस चुनाव में पहले, इससे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि इस देश का चुनाव आयोग निहायत ही घटिया किस्म का बेईमान है। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और सरकार की गुलामी करते हुए वो अपने कर्तव्य को भूलकर इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। यह है इस देश का चुनाव आयोग। और तीनों चुनाव आयोग, जैसा कि अगर मैं उनको देखूं, पवन खेड़ा ने तो कहा कि मोदी के 3 बंदर हैं। वो 3 बंदर कौन है? तीनों चुनाव आयुक्त थे, उनके लिए कहा। तो जब चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त बेईमानी पर उतरे हों, 1 करोड़ 7 लाख वोटें कैसे बढ़ गई, जो बढ़ा दी गई। 7% पोल हुआ तो 66% पे कैसे पहुंच गया, 6% वोट कैसे बढ़ गई। 5 चरण के चुनाव तक यही आंकड़ा था ना, और टोटल उसके बाद में आया कि लगभग 2 करोड़ वोटें बढ़ गई। और अब रिपोर्ट आ रही है 10 जून की, दवायर की रिपोर्ट है कि 140 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी थी उनसे ज्यादा वोटें निकली हैं। और देख रहे हैं आप दूसरा, अभी जो वहां का मैंने नॉर्थ वेस्ट मुंबई का जो मैंने जिक्र किया, जहां शिंदे गुट के जो है वो रविंद्र वायकर जो 48 वोटों से जीते, उसका साला है, उसके साले के फोन से ओटीपी उसमें आ रहा है, उससे जो है मशीन खोली जा रही है। कैसे आ रहा है भाई? ओटीपी अगर आना चाहिए तो उसके उसमें आना चाहिए ना, जो रिटर्निंग ऑफिसर है। लेकिन जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के साले के मोबाइल में ओटीपी आ रहा है, उससे मशीन खोली जा रही है, देन गिनती हो रही है, फिर 48 वोटों से उसे जीता हुआ डिक्लेयर करना है। इससे ज्यादा बेईमानी और क्या होगी। ये सब कुछ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है। और मैं समझता हूं विपक्ष को और इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहिए और मना करना चाहिए ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स को, ऐसे इलेक्शन कमीशन को। सर, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ईवीएम को लेकर आप लोगों की याचिकाएं खारिज की, या और भी जितने भी एडीआर ने भी जो याचिका दाखिल की तो खारिज की, और बोला कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। ऐसे में जब अभी और चुनाव होने, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की बात नहीं सुन रहा, ऐसे में क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर है क्या? जनता से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। इस देश की जनता सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है जनता से। तो इस देश की जनता तय करे कि उसे करना क्या है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जब तक इस देश की जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, तब तक ये जो ईवीएम से बेईमानी हो रही है, ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो गड़बड़ी हो रही है, और ये कोर्ट और ये इलेक्शन कमीशन और ये सरकार जो मिले हुए हैं, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इस देश की जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी होगा। और दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, लोगों को शायद इस तरह की गलतफहमी है, पर मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की कोई याचिका ईवीएम को लेकर नहीं डाली है। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिलना नहीं है। अब चाहे एडीआर डालें या कोई भी डालता रहे, वो डाल रहे हैं और वो अपनी तरफ से लीगली काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। बावजूद उसके कोर्ट की समझ में नहीं आ रही है, कोर्ट समझना नहीं चाह रही है, कोर्ट भी मिली हुई है सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ में। यही कुछ ना कुछ है। इसलिए मेरा कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है कि मैं ईवीएम को लेकर कोर्ट में जाऊं। मेरा तो सिंपल सा है, देश की जनता
होगा उसमें मेरा विश्वास है। और इस बार देश की जनता ने यह दिखा दिया कि वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, और जिस तरह से चुनावों में उसने जबरदस्त तरीके से किसी पार्टी वार्टी को साइड में करके अपने मन से जिसको वो देना है, मोदी सरकार को हटाना है और मोदी को उसकी औकात दिखाने का उन्होंने प्रयास किया, तो जनता ही सर्वोपरि है। मेरा विश्वास सिर्फ जनता में है, और मैं जानता हूं जिस दिन देश की जनता खड़ी हो जाएगी, मोदी आराम से देश छोड़ के भाग जाएगा। सर, संसद का सत्र चल रहा है और कुछ नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो संविधान की शपथ ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सांसद जो हैं वो ईश्वर की ही शपथ लेते हैं, लेकिन अब कुछ सांसद संविधान की शपथ ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है। वैसे तो उसमें शब्द जो है ईश्वर या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शब्द जो है सत्यनिष्ठा। मैं समझता हूँ सबसे बेहतर शब्द यही है कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। ये ले संविधान की शपथ ले रहे हैं, इससे बढ़िया कौन सी बात है। तो जो लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं, ये तो उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग संविधान के अनुसार काम करेंगे, संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। सरकार अगर संविधान विरोधी काम करती है तो सरकार को वो काम नहीं करने देंगे, ये काम करेंगे, अच्छी बात है। सर, एक आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है और जो है देश चलाने के लिए सहमति की जरूरी है। इस टिप्पणी पे आप उनका क्या कहना चाहेंगे? मोदी की औकात आ गई ना सामने, इसलिए कहा सहमति की जरूरत है। अब से पहले सहमति से ही चला रहा था क्या वो? मैं अब से पहले कहा से चला था, गुंडागर्दी कर रहा था, जो मन में आया वो किया। और गुंडागर्दी का ये उदाहरण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा 3 तारीख को हटा दी गई, 3 जून को। अगर सहमति से बात थी तो किसी से पूछा कि इस प्रतिमा को हटाओ, मैं नहीं हटाऊं। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हटाई, पूछा किसी से, हटाओ नहीं हटाऊं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तूने राष्ट्रपिता की प्रतिमा हटा दी काय के लिए? 3 तारीख को, 4 तारीख का इंतजार तो करता कि तू आएगा भी संविधान नहीं आएगा। देखिए, मोदी कहने में मोटे मोटे अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्द बोलता, लेकिन जितनी गंदी नीयत मोदी की है, जितना घिनौना व्यक्ति मोदी है, जितना इस देश के प्रति उसकी नफरत है, देश के जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति जितनी घृणा उसमें मोदी में है, इतनी किसी में नहीं है। जितना झूठा, जितना बेईमान, जितना बड़ा भ्रष्ट मोदी है, इस धरती पर कोई नहीं है। उनकी भाषा में जो ये परिवर्तन है सर, सहमति से सरकार चलती है, जबकि हम देख चुके हैं किसान कानून और जो है आपको सीआरपीसी कानून, जब 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तो अब वो सहमति की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सहमति की बात इसलिए कर रहा है ना कि उसे उसकी औकात याद दिला दी ना जनता ने। भाई, अब अगर वो जो गुंडागर्दी कर रहा था आपसे पहले 10 साल तक, वो गुंडागर्दी अब नहीं कर सकेगा। वो अपनी मर्जी से जो चाहता था कर लेता था, मोदी अब नहीं कर सकेगा। इसलिए, और सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मोदी किसी के भी तलवे चाट सकता है, मोदी की ये औकात है। तो अब तो सहमति की बात करेगा वो, अब तो कहेगा कि हाँ मैं तो जैसा आप कहोगे उसके हिसाब से सहमति। अबे अगर सहमति वाली बात है तो अभी जो है कल होने वाला है चुनाव, संसद में जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अभी मैं सुन रहा था, राहुल गांधी को सुन रहा था, राहुल गांधी से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इसके ऊपर क्या चर्चा हुई है, तो उन्होंने बताया कि वहां से फोन आया भाई, क्या उन्होंने कहा राजनाथ जी ने कि भाई जो इसका लोकसभा का अध्यक्ष है वो सहमति से बना लिया जाए, सब सहमति से। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर परंपराओं को निर्वाह किया जाए तो जो वो जो है डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष को दे दिया जाए, उसका बनाया जाए। तो उसके बाद मैं कहा कि ठीक है, हम खड़गे साहब को फोन करेंगे। तो जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक तो फोन नहीं किया। राहुल गांधी जी का यही बयान था, फोन नहीं। तो सहमति किस बात की है? सहमति यह है कि तलवे चाट के भी अगर मेरा वर्चस्व बना रहता है, मेरा स्पीकर बन जाता तो मैं बनवा लूंगा, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर नहीं दूंगा। तो क्या बात की सहमति है? सहमति सहमति कुछ नहीं है। मैंने बताया कि वो सिर्फ सत्ता के लिए जीता है, सत्ता के लिए मरता है, सत्ता इसके हाथ में किसी भी तरह से ये निकेले प्रकार बनी रहे, इसी के लिए काम करता है। सर, जिस तरह से रातों रात मूर्तियां हटा दी गई है, अब आप लोगों की आगे क्या योजना है? अगर वो मूर्तियां, देखिए, आज आप देख रहे हैं ये एक शुरुआत है। आज का जो प्रदर्शन है जो एडवोकेट्स की तरफ से किया गया, ये एक शुरुआत है। कल एक और बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। ये अब प्रदर्शन पूरे देश में होंगे और मोदी को जिस तरह से उसने हटाया है वो प्रतिमा वहीं पर, बाबा साहब की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जहां जहां से हटाई गई है वही स्थापित करनी पड़ेगी मोदी को, नहीं तो अब इस देश में सत्ता हम चलने नहीं देंगे। आंदोलन पूरे देश में होगा। ये केवल एक शुरुआत है आज जो देख रहे हैं। सर, आप काउंटिंग के दिन ही नीट जैसे पेपर का रिजल्ट आना और उसमें बड़े धांधली मिलना, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो उसकी रग रग में बेईमानी बहती है। वो आदमी जिसको उसका नेट का चेयरमैन बना रखा, कौन है वो? आप फिर से पीछे जाइए,
जिस समय मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था वो चेयरमैन था मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का, वो प्रदीप जोशी हो गया। तो जब देखिए बेईमान आदमी बेईमान को ही लगाएगा और बेईमान को रखा हुआ है। और इसमें छोटी मोटी बात नहीं है, जो चीजें सामने आ रही हैं कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है भाई, 20 लाख से लेके और 50 लाख तक उन बच्चों से लिए गए हैं, जिनमें वो 67 बच्चे हैं। वो 67 बच्चे कैसे, मतलब उनके 720 नंबर आ रहे हैं, और 1563 बच्चे जो हैं नीट में, उन 1563 बच्चों को आपने ग्रेस दे दिया। किस आधार पर दे दिया? कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, कौन सी कमेटी बनी, किस आधार पर दिया आपने? और बात यह है कि मोदी खुद बेईमान है, इसलिए बेईमानों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है और ये सारे बेईमान इस देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सबको सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए सारी चीजें हुई हैं। सर, इस सरकार में 100 दिन की बात कही गई थी कि 100 दिन का एजेंडा लेके आए, लेकिन अभी 14 दिन होने वाले हैं और जिस तरह से कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई, नीट का पेपर लीक हुआ और महंगाई भी लगातार, टोल टैक्स और दूध के दाम बढ़ गए, तो क्या कहना चाहेंगे इस जो 2 हफ्ते का भी जो देखिए, मेरे से एक साथी है बहुत बढ़िया, कहते हैं कि मुंह के आगे मैदान है, जो मन में आओ बोल दो, कुछ रोकने वाला तो है ही नहीं। तो मोदी के सामने मुंह के आगे मैदान है, जो मन में आओ बोल देता, जो अगर उसे करना है, वाकई में उसे करना है, तो सबसे पहले उसे मणिपुर की समस्या का समाधान करना चाहिए, जिसकी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी इशारा किया है नहीं है? उसी से उसकी पहचान होगी, उसी से पता लगेगी कि वाकई में देश की समस्याओं का समाधान करना चाहता है या नहीं। और 370 तो ने हटा दी, उसके बाद में इतनी जबरदस्त आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो 370 का क्या हुआ, क्या मतलब था? और औकात तुम्हारी इतनी कि तुम चुनाव भी नहीं लड़े, कश्मीर में चुनाव नहीं लड़े, सीटों से भाग गए तुम। सो मोदी की औकात दुनिया के सामने आ रही है। मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, उसकी बात का कोई किसी को भी सीरियसली लेना नहीं चाहिए। चलिए सर, हम